जय हिंद। मैं आशीष कुमार केपीएम लर्निंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करते हैं। आशा करते हैं आप बढ़िया होंगे और बढ़िया तरीके से आपके एग्जाम चल रहे हैं और बढ़िया तरीके से आप सब प्रश्न हल करके आ रहे होंगे। और अभी तक अगर आप पीछे रह गए हैं तो आप केपीएम लर्निंग इंस्टीट्यूट से जुड़िए और सभी सब्जेक्ट जो आपके भी बचे हुए हैं एग्जाम होने के लिए, आप उसे एक क्रमबद्ध तरीके से आप उसे पूरा करिए और आप जुड़े रहिए केपीएम लर्निंग इंस्टीट्यूट से। आपके जो सिलेबस है मैक्सिमम सब कंप्लीट हो चुके हैं। अभी भी आपके श्वसन, परिसंचरण और उत्सर्जन इन प्रश्नों से आपसे जो कुछ इम्पोर्टेंट हैं जो रह चुके हैं, इसमें आज बात करते हैं। तो आपको लेके चलते हैं 3 चैप्टर में, श्वसन, परिसंचरण और उत्सर्जन। यहाँ पे आपको बहुविकल्पी, लघुत्तरी और कुछ आपको दीर्घोत्तरी प्रश्न देखने को मिलेंगे और एक प्रश्न के पीछे बहुत सारे प्रश्न छुपे हैं, तो उन सब की बात करेंगे। तो अभी भी आप अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिए और आप बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए जिससे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए बात करते हैं। अध्याय है श्वसन, परिसंचरण और उत्सर्जन, रिस्पायरेशन, सर्कुलेशन, और है एक्सक्रीशन। तो आज 3 चैप्टर होने वाले हैं। आज का सेशन ध्यान से पढ़िएगा। इससे पहले बात करेंगे बहुविकल्पी प्रश्न के बारे में। बहुविकल्पी प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो पहला प्रश्न है, मनुष्य का प्रमुख श्वसन अंग है। ऑप्शन है आपके पास गुर्दा, नासिका, फेफड़ा, कूपिका। देखिए, अगर बात करें श्वसन अंग के बारे में तो पहले आपको जानना पड़ेगा कि श्वसन क्या है। 2 चीजें होती हैं, एक होता है श्वसन और एक होता है सांस लेना। अगर प्रश्न पूछा जाए आप श्वसन करते हैं कि सांस लेते हैं, तो हमारा सीधा से आंसर आएगा हमेशा हम सांस लेते हैं। नहीं, देखिए, सांस लेना और श्वसन ये दोनों अलग हैं। और आप श्वसन अलग है और सांस लेना अलग है। श्वसन को इंग्लिश में बोलते हैं रिस्पायरेशन और सांस लेना को बोलते हैं ब्रीथिंग। तो सोच सी बात है, अगर अलग है इंग्लिश तो सोच सी बात है परिभाषा भी अलग होगी। तो बात करते हैं श्वसन के बारे में। श्वसन की अगर बात करें तो श्वसन को भैया इंग्लिश में कहा जाता है रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन, देखिए, भोजन हर एक इंसान की एक आवश्यक मूलभूत आवश्यकता है और भोजन के माध्यम से ही ऊर्जा मिलती है, क्योंकि भोजन में विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व होते हैं। वही हमारे शरीर का विकास और पोषण करते हैं, विकास करते हैं, परिवर्धन करते हैं। तो भोजन आवश्यक है हर एक इंसान के लिए, क्योंकि भोजन से ही मिलेंगे आपको एनर्जी। और वो एनर्जी आपको किस रूप में प्राप्त होती है, किस रूप में संचित होती है, बात करते हैं। तो श्वसन, देखिए, हमने आपको बताया था पाचन क्रिया में भोजन को ग्रहण किया जाता है और मनुष्य जो भोजन ग्रहण करता है उसे बोलते हैं ग्लूकोज। C6H12O6। इसी ग्लूकोज को भैया कहा जाता है कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट का एक प्रकार है। कार्बोहाइड्रेट में आते हैं मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड भी होते हैं और एक पॉलीसेकेराइड। तो ग्लूकोज को ही कार्बोहाइड्रेट बोल सकते हैं और भोजन के रूप में ग्रहण किया गया है तो इसको भोज्य पदार्थ भी बोल सकते हैं या इसी को हम खाद्य पदार्थ बोल सकते हैं। कुल मिला के नाम बहुत सारे हैं, लेकिन है आप एकदम ध्यान रखिएगा। हम बात किसी करेंगे ग्लूकोज C6H12O6 की बात करेंगे। तो जब भोजन ग्रहण किया गया, भोजन मतलब ग्लूकोज C6H12O6। और जब श्वसन करते हैं तो ऑक्सीजन गैस ग्रहण होती है, शरीर के अंदर जाती है। तो जो ग्लूकोज होता है, ये हमारा ग्लूकोज किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीजन को ग्रहण किया गया। तो ये ऑक्सीजन शरीर की कोशिकाओं में जब जाती है तब ये ग्लूकोज क्या करती है, अपघटन, ग्लूकोज को तोड़ती है और तोड़ने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड, जल
और क्या निकलती है, ऊर्जा। क्योंकि अगर भोजन ग्रहण किया गया तो स्पष्ट सी बात है ऊर्जा प्राप्त होगी। हर एक जीवधारी श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन गैस ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर करता है और प्राप्त होती है क्या, ऊर्जा। तो याद रखिएगा। तो समझिए ग्लूकोज का किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जैविक ऑक्सीकरण के बाद कार्बन डाइऑक्साइड, जल और किसका निकलना, किसका मुक्त होना, ऊर्जा का मुक्त होना, ये कहलाता है श्वसन। तो श्वसन की परिभाषा ये रही। ग्लूकोज मीन्स भोज्य पदार्थ का ऑक्सीजन की उपस्थिति में अगर जो चीजें जैविक कोशिकाओं के अंदर होती है उसे कहा जाता है जैविक क्रियाएं। अगर निर्जीव कोशिकाओं के अंदर है तो उसे निर्जीव बोला जाता है आपका, याद रखिएगा। इसके बाद तो भोज्य पदार्थों का ऑक्सीजन की उपस्थिति में जैविक ऑक्सीकरण के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा का मुक्त होना ही कहलाता है श्वसन। और श्वसन की क्रिया एक अंग द्वारा संपन्न नहीं होती है, ये विभिन्न प्रकार के अंगों द्वारा संपन्न होती है। तो श्वसन की क्रिया में सहायक अंगों को श्वसन अंग कहते हैं और श्वसन अंगों के समूह को, इन्हीं श्वसन अंगों के समूह को कहा जाता है, इन्हीं श्वसन अंगों के समूह को श्वसन तंत्र कहा जाता है। तो भोज्य पदार्थों का ऑक्सीजन की उपस्थिति में जैविक ऑक्सीकरण के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा का निकलना या ऊर्जा का प्राप्त होना ही कहलाता है श्वसन। श्वसन की क्रिया में सहायक अंगों को श्वसन अंग और श्वसन अंगों के समूह को बोलते हैं श्वसन तंत्र। तो मनुष्य का प्रमुख श्वसन तंत्र गुर्दा तो ये उत्सर्जी अंग है, नासिका ये प्राथमिक या पहला श्वसन अंग है, फेफड़ा तो मनुष्य का प्रमुख श्वसन अंग क्या होता है, फेफड़ा, जिसको लंग्स या फुफ्फुस कहते हैं, जो एक जोड़ी होते हैं मतलब 2 की संख्या में। कुबिका ये मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचना होती है, ये श्वसन अंग का ही भाग है। तो पहले का ऑप्शन भैया कौन रहा, मनुष्य का प्रमुख श्वसन अंग फेफड़ा, फुफ्फुस या लंग्स। दूसरा प्रश्न है श्वसन में उत्पन्न ऊर्जा संचित होती है। अब देखिए अगर श्वसन का समीकरण लिखा जाए तो C6H12O6 भोज्य पदार्थ किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या रहा, जैविक ऑक्सीकरण, जैविक ऑक्सीकरण के फलस्वरूप प्राप्त क्या हुई, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्लस निकली ऊर्जा भैया 673 किलो कैलोरी ऊर्जा, 673 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। अब देखिए ये कह रहा है कि श्वसन में जो उत्पन्न ऊर्जा है वो किस रूप में संचित होती है, या ये जो ऊर्जा प्राप्त हुई है 673 किलो कैलोरी ऊर्जा, याद रखिएगा ये ऑप्शन है आपके पास एडीपी, पूरा नाम समझिएगा एडिनोसिन डाइफास्फेट, ए से होता है एडिनोसिन डाइफास्फेट, एटीपी एडिनोसिन ट्राइफास्फेट, जब फास्फेट के 2 अणु तो डाई और फास्फेट के 3 अणु तो ट्राई, तो एडिनोसिन ट्राइफास्फेट, एनएडीपी निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फास्फेट, निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फास्फेट, और चौथा ऑप्शन है PO4, ये फास्फेट है। तो याद रखना जो उत्पन्न ऊर्जा होती है भैया वो संचित होती है एटीपी एडिनोसिन ट्राई फास्फेट के रूप में प्राप्त होती है। ठीक है, यह रहा आपका। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है तीसरे प्रश्न की बात करते हैं। तो तीसरा प्रश्न है ऑक्सी श्वसन में ग्लूकोज का एक एटम, एटम मीन्स होता है अणु, एक एटम या एक अणु उत्पन्न करता है, मतलब एटीपी के ऑक्सी श्वसन, क्योंकि श्वसन 2 प्रकार के होते हैं, एक ऑक्सी श्वसन एक अनाक्सी श्वसन। ऑक्सी श्वसन का दूसरा नाम वायवीय श्वसन और अनाक्सी श्वसन का को बोला जाता है अवायवीय श्वसन, एरोबिक रिस्पायरेशन एंड एनरोबिक रिस्पायरेशन। तो ऑक्सी श्वसन की बात कह रहा है, ऐसा श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो उसे बोलते हैं ऑक्सी श्वसन। में ग्लूकोज का एक अणु उत्पन्न करता है, मतलब ग्लूकोज का एक अणु कितने एटीपी उत्पन्न करता है, ये बात कहना चाहता है 32, 19, 38, 83। तो याद रखना जब ग्लूकोज का एक अणु टूटता है तो हमेशा एटीपी के निकलते हैं कितने अणु,
32 अणु एटीपी के कितने अणु उत्पन्न करते हैं? तो 38 एटीपी उत्पन्न। अगर यही होता अनाक्षी श्वसन, अनाक्षी श्वसन की अगर बात होती तो याद रखना, जब अनाक्षी श्वसन में ग्लूकोज का अपघटन होता है अपूर्ण, तब एटीपी के जो अणु निकलते हैं उनकी संख्या होती है केवल 2। जब 2 एटीपी निकलेंगे तो अनाक्षी श्वसन में होंगे, और जब 38 एटीपी निकलेगा तो आक्षी श्वसन होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न है, श्वसन में बाहर निकली वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशत मात्रा होती है। मीन्स श्वसन क्रिया में कितनी गैस? देखिए, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में गैस नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% और अन्य जितने भी होते हैं उसमें अक्रिय गैस हैं 0.0797% में आपके अक्रिय गैस हैं, जितने भी हैं आपके जल वाष्प हैं, धूलकण हैं, ये सब चीजें होती हैं, अक्रिय सब चीजें हैं। तो इसमें कह रहा याद रखिएगा, श्वसन क्रिया में वायुमंडल में 21% होती है ऑक्सीजन गैस और नाइट्रोजन होती है 78%, कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03%। देखिए, तो श्वसन क्रिया में वायुमंडल में आप समझिएगा, वायुमंडल में 78, जब कोई जीवधारी ऑक्सीजन को या श्वसन को ग्रहण करता है, वायु को ग्रहण करता है, तो ऐसा तो है नहीं कि नाइट्रोजन हमारे लिए हानिकारक है। अब ऐसा तो है नहीं कि आप वायु से नाइट्रोजन अलग करेंगे, फिर ऑक्सीजन अलग करेंगे, फिर कार्बन डाइऑक्साइड करेंगे, फिर उसके बाद ग्रहण करेंगे, ऐसा है नहीं। याद रखिएगा, हर वायु में जितनी भी है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड गैसें हैं, ये वायु के साथ श्वसन अंगों में प्रवेश करेंगी, और श्वसन अंगों में जैसे ही फेफड़े में पहुंचती हैं, फेफड़े की चारों तरफ लेयर लगी होती है, उस लेयर से नाइट्रोजन को तुरंत अलग किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को अलग किया जाता है, और ऑक्सीजन के अणु को पकड़ा जाता है, और पकड़ करके तुरंत कूपिका में खींच लिया जाता है, और कूपिका में होता है हीमोग्लोबिन, और तुरंत क्रिया करता है तो बनता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। फिर ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन शरीर की उन कोशिकाओं में पहुंचता है जहां ऑक्सीजन की कमी होती है, वहां पहुंच करके फिर ये ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन में टूटता है, ऑक्सीजन ग्रहण कर ली जाती है, हीमोग्लोबिन वेट करता है। जैसे आप किसी को स्टेशन पर ड्रॉप करने गए हैं, तो जब तक ट्रेन नहीं आई है तब तक वो वेट करेंगे, जैसे आ जाती है यात्री बैठ गया वो अपने रास्ते, फिर अपने रास्ते, फिर वहां से निकलेगी कार्बन डाइऑक्साइड, हीमोग्लोबिन ग्रहण करेगा, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन को फिर आएगा कूपिका में, ये फिर टूटेगा कार्बन डाइऑक्साइड में और हीमोग्लोबिन में, हीमोग्लोबिन कूपिका में फिर रहेगा, और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन में जो कार्बन डाइऑक्साइड निकली है श्वसन अंगों से फिर से बाहर कर दी जाएगी। तो ये क्रिया हमेशा चलती रहती है। कोई भी जीवधारी नाइट्रोजन को डायरेक्टली ग्रहण नहीं कर सकता है, क्योंकि नाइट्रोजन का जो घनत्व होता है वो ज्यादा होता है। आप देखते होंगे जितने भी मरीज होते हैं जिन्हें श्वसन में जिन्हें वेंटिलेटर पे या सामान्य जो मास्क लगाया जाता है ऑक्सीजन का, फिल्मों में आप देखते होंगे कि अगर किसी से दुश्मनी है तो मास्क हटा देते हैं, 2-3 मिनट तक वो तड़पेगा, फिर समाप्त हो जाता है। आप सबसे क्रिटिकल कंडीशन तब होती है, देखने को मिले आपको कोरोना काल में मैक्सिमम को रखा गया वेंटिलेटर पे। वेंटिलेटर एक लास्ट स्टेज होता है अगर किसी भी जीवधारी के डेड होने का। वेंटिलेटर से अगर वो बच गया तो समझ लीजिए बच गया, नहीं तो नहीं है, अगर नहीं बचेगा तो नहीं बचेगा। आप आखिर समझदार हैं। तो भैया नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, ये सब श्वसन क्रिया में शरीर में अंदर जाती है, लेकिन याद रखना, और 78% जैसे जाती है और जब बाहर आती है तो देखिए 2 क्रियाएं होती हैं सांस लेना में, एक होता है निःश्वसन, एक होता है निःश्वसन, जिसको उच्च श्वसन बोला जाता है। तो 78% नाइट्रोजन जाती है और 78% नाइट्रोजन तुरंत बाहर भी हो जाती है, याद रखिएगा। ऑक्सीजन 21% जाती है और लौटती है भैया 17%। 21% आप सोच रहे होंगे 21% हम ग्रहण कर लिए हैं तो अन्य जीवधारी फिर क्या ग्रहण करेंगे, तो जो आप सोच रहे हैं वो नहीं है, क्योंकि हर एक चीज एक एवरेज में मानी जाती है। 21% अगर वायुमंडल में है तो उसका एक ही अणु माना जाता है बस। तो 21% जाती है, लेकिन श्वसन के बाद 17% ही ऑक्सीजन गैस बाहर आती है वायुमंडल में। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% जाती है और लौटती है 4%। इसीलिए आप देखिए ठंडी के समय में कभी आपको ठंडी ज़्यादा लगती है, हाथ थोड़ा काम नहीं करता तो आप एक फूंक मारते हैं, थोड़ा तो जो निकलती है वायु वो थोड़ा गर्म होती है। वो गर्म इसीलिए होती है क्योंकि श्वसन क्रिया में गई है ऑक्सीजन,
21 गई है, 17 लौटी है, और 4 का खेला हो गया कहाँ पे, यहाँ पे। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03 थी और 4% लौटती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड एक गर्म गैस होती है। अब बात समझिएगा। तो इसमें पूछा था शोषण में बाहर निकली वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशत मात्रा कितने परसेंट। ऑप्शन था 0.03%, 0.04% और एक है 4%। तो याद रखना भैया कितना परसेंट निकलती है, 4%। अगला प्रश्न है, अनाक्सी शोषण में बनता है इथाइल एल्कोहल, एथिलीन, ग्लूकोज, ग्लिसरॉल। ठीक है, देखिए एथाइल एल्कोहल इसी को कहा जाता है एथिल एल्कोहल, C2H5OH। तो बात समझिएगा, अनाक्सी शोषण की बात हो रही है। तो अनाक्सी शोषण में जो अंतिम उत्पाद है वो याद रखना हमेशा, वो कार्बन डाइऑक्साइड है, जल है और ऊर्जा है। ये ऑक्सी शोषण का भैया अंतिम उत्पाद। लेकिन अनाक्सी शोषण का अंतिम उत्पाद C2H5OH, एथिल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा निकलती है। ये बात समझिएगा, ठीक है। तो ऊर्जा अगर यहाँ बात करते हैं तो यहाँ 673 किलो कैलोरी ऊर्जा होती है और यहाँ केवल 28 kcal ऊर्जा निकलती है बस। तो अनाक्सी शोषण का भैया बनता है क्या, एथिल एल्कोहल या इथाइल एल्कोहल। ठीक है, ग्लूकोज भोजन के रूप में ग्रहण किया गया, ग्लिसरॉल ये बनता है आपका, आपसे बताया था पाचन क्रिया में, और एथिलीन ये ऐसी कृत्रिम गैस होती है जो फलों को पकाने में यूज की जाती है। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा पौधे जो प्रथम खाद्य पदार्थ बनाते हैं उसका नाम पूछ रहा है आपसे। तो आगे बात करते हैं, ऑप्शन है इसमें, क्वेश्चन था प्रकाश संश्लेषण द्वारा पौधे जो पहला खाद्य पदार्थ बनाते हैं उनका नाम पूछ रहा है। इसमें ऑप्शन है शर्करा, प्रोटीन, स्टार्च, वसा। बात समझिएगा, शर्करा मतलब माल्टोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज, ये सभी क्या हैं, ये शर्करा हैं। प्रोटीन अगर किसी नए ऊतक के निर्माण के लिए, हड्डियों की मजबूती के लिए, दांत और हड्डियों के निर्माण के लिए प्रोटीन चाहिए। स्टार्च जो भोजन पौधे बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा, क्योंकि पौधों द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल और क्या चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए, 4 चीजें चाहिए। तो जो भोजन बचा रहता है, जैसे खाना अगर घर में बन गया है तो जो बचा रहता है या तो उसे जानवर को डाल दिया जाएगा या फिर उसे रख दिया जाएगा फ्रिज में। लेकिन पौधों में क्या है, जितना भोजन बना है, अगर भोजन जैसे मान लीजिए 100 ग्राम बना है और 100 ग्राम में अगर 50 ग्राम 50 ग्राम अगर यूज कर लिए तो 50 ग्राम तो फेंक तो सकते नहीं। तो क्या करते हैं, शरीर में, अपने शरीर की कोशिकाओं में पौधे उसको संचित करते हैं, और पौधे अपना भोजन जिस रूप में संचित करते हैं उसे तब कहा जाता है स्टार्च। लेकिन जो भोजन बनता है पौधों में उनको बोलते हैं शर्करा या उसी को बोलते हैं ग्लूकोज। तो भैया प्रकाश संश्लेषण क्रिया में बना, देखिए जो प्रथम उत्पाद होता है कौन होता है, शर्करा या ग्लूकोज। अगर एक अंदर समझिए आप, श्वसन का समीकरण होता है C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन चेंजेज CO2 प्लस H2O प्लस 673 किलो कैलोरी ऊर्जा। ठीक है, आप इसमें सही करेंगे तो 6O2 इधर लग जाएगा, इधर लग जाता है 6। ये श्वसन का समीकरण है। लेकिन अगर बात करते हैं अगर आप प्रकाश संश्लेषण का, तो जस्ट उल्टा करिए, पौधों द्वारा वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करके, पौधों की जड़ों द्वारा अवशोषित जल द्वारा, सूर्य के प्रकाश सनलाइट और क्लोरोफिल की उपस्थिति में भोजन बनाने C6H12O6 और ऑक्सीजन गैस मुक्त करना ही कहलाता है क्या, प्रकाश संश्लेषण। देखिए जस्ट उल्टा है, जो चीजें अभिकारक में यहाँ है इधर उत्पाद में है, और जो चीजें यहाँ अभिकारक में वहाँ उत्पाद में है, तो जस्ट उल्टा होता है। श्वसन का समीकरण जस्ट विपरीत होता है प्रकाश संश्लेषण का। 7वां प्रश्न है, पौधे में ऊर्जा उत्पन्न होती है जल अवशोषण से, श्वसन से, वाष्पीकरण से,
प्रकाश संश्लेषण से। तो पौधों में भैया जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, अभी आपको देखिए बताइए, पौधों में जो ऊर्जा, याद रखना दिन के समय में पौधे करते हैं प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा और बनाते हैं भोजन और ऑक्सीजन गैस मुक्त करते हैं। जीवधारी पौधों द्वारा उत्पन्न ऑक्सीजन गैस को ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है। उस कार्बन डाइऑक्साइड को पौधे ग्रहण करते हैं और इसी प्रकार पौधों और जीवधारियों का संतुलन बना रहता है, मतलब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बना रहता है। ठीक है, तो इसमें कह रहा है पौधों में उत्पन्न ऊर्जा या ऊर्जा उत्पन्न होती है जल अवशोषण से। इससे तो होगा नहीं, क्योंकि भैया जब जल टूटता है, जल के टूटने से ही ऑक्सीजन गैस निकलती है, तो नहीं होगा। श्वसन से, अभी आपने श्वसन बोला है, ऊपर लिखा है ग्लूकोज रहा, ग्लूकोज था और ऑक्सीजन थी, टूटने के बाद ऊर्जा निकली है। लेकिन ये श्वसन की बात है, हम वो तो जीवधारी की बात है, लेकिन पौधों में बात कर रहा है। वाष्पीकरण, इससे तो कोई अर्थ ही नहीं है, वाष्पीकरण द्वारा है प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण बात समझिएगा, ये प्रश्न थोड़ा घुमा करके है, पौधे में ऊर्जा उत्पन्न होती है, क्योंकि याद रखना दिन के समय पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं, लेकिन रात के समय में सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति होने के कारण अपना भोजन नहीं बनाते हैं, मतलब प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं करते हैं, तब वो करने लगते हैं एज लाइक उल्टा काम। अगर दिन के समय ऑक्सीजन छोड़ते हैं तो रात के समय क्या करते हैं, उसी ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि रात के समय पौधों के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि रात के समय पौधे जस्ट उल्टा काम करते हैं, अर्थात वो ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। आपसे एक चीज और कहा जाता है कि आप कभी भी बंद कमरे में अंगीठी जला कर नहीं सोना चाहिए, क्योंकि जब अंगीठी जलती है उसमें जो कोयले जलते हैं उससे निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की अपेक्षा में कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा हानिकारक होती है। ठीक है, क्योंकि जो ब्लड होता है वो ज़्यादा प्रिय होता है कार्बन मोनोऑक्साइड से, ऑक्सीजन से जल्दी क्रिया नहीं करता लेकिन धीरे धीरे करता है। तो इसमें याद रखना, जो पौधों में ऊर्जा उत्पन्न होती है वो चीज आपकी किससे उत्पन्न होगी, ना तो जल अवशोषण से होगी, तो ऑप्शन बनता है आपका श्वसन से, वाष्पीकरण से तो होगा नहीं। दो ऑप्शन है, एक श्वसन से और एक है प्रकाश संश्लेषण से। तो प्रकाश संश्लेषण से तो क्या निकलती है, ग्लूकोज है और ऑक्सीजन निकलती है। अब श्वसन की बात करते हैं तो श्वसन क्रिया में जब पौधे श्वसन करते हैं तो श्योर सी बात है पौधों में जब श्वसन होगा तो मुख्य रूप से उल्टा, लेकिन रात के समय जब करेंगे तब ऊर्जा निकलेगी। लेकिन इसमें याद रखना तो ऑप्शन कौन होगा, प्रकाश संश्लेषण, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण क्रिया ही द्वारा पौधों में ऊर्जा उत्पन्न होती है। 8वां प्रश्न है, मनुष्य में श्वसन दर होती है 18 बार प्रति सेकेंड, 72 बार प्रति मिनट, 25 बार प्रति मिनट और 18 बार प्रति मिनट। नाम एक आया श्वसन दर, किसी स्वस्थ व्यक्ति द्वारा 1 मिनट में किए गए श्वसन की क्रिया को बोला जाता है इसका श्वसन दर। और मनुष्य में जो श्वसन दर होती है, मतलब जब 1 मिनट में मनुष्य कितनी बार सांस लेता है, तो याद रखना भैया ये होता है औसत में चलते हैं 12 से 18 बार प्रति मिनट। लेकिन अगर हृदय स्पंदन की बात करें तो 1 मिनट में हृदय स्पंदन या हृदय की धड़कन होती है मनुष्य के 72 से 75 या 72 बार प्रति मिनट। अगर रक्त स्कंदन पूछता है, रक्त के थक्का बनने का समय पूछता है, तो रक्त स्कंदन का समय होता है 2 से 5 मिनट। तो 3 चीजें आप हो गई। एक चीज और याद रखना, नाड़ी स्पंदन, 4 चीजें याद रखना हमेशा। नाड़ी स्पंदन भैया होता है जितनी बार हार्ट धड़कता है उतनी बार नाड़ी स्पंदन होती है, तो 72 बार प्रति मिनट। तो पूछा है श्वसन दर, भैया होती है 18 बार प्रति मिनट, 18 बार प्रति मिनट श्वसन दर। तो अगला प्रश्न है, नवा प्रश्न है, दाएं निलय से अशुद्ध रक्त किस अंग में चला जाता है। देखिए, मनुष्य का प्रमुख श्वसन अंग फेफड़ा, मनुष्य का प्रमुख परिसंचरण अंग हृदय हार्ट होता है। ठीक है, हृदय पेशियों से बने होने के कारण हृदय कहा गया, हार्ट कहा गया।
तो इसमें और मनुष्य के हृदय में 4 कोष्ठक, 4 वेश्म, 4 चैम्बर होते हैं। एक दायां अलिंद, दायां निलय, बायां अलिंद, बायां निलय। तो मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठक? 4 कोष्ठक। तो उसमें कह रहा है कि दाएं निलय से अगर लिखा जाए दायां अलिंद, फिर दायां निलय, इधर बायां अलिंद, फिर बायां निलय। अब देखिए 4 वेश्म हो गए और आपसे कह रहा है कि दाएं निलय, दाएं निलय से अशुद्ध रक्त किस अंग में चला जाता है? अब यहां बात समझिएगा। ऑप्शन है आपके लिए, ऑप्शन है पाचन अंग में, फेफड़ा में, हृदय में, त्वचा में। तो दायां निलय तो हृदय का खुद ही भाग है, तो ये तो ऑप्शन कट गया। तो ऑप्शन है आपके पास इसमें पाचन अंग में, फेफड़ा में, हृदय में और त्वचा में। तो पाचन अंग से यहां तो कुछ लेना देना नहीं है और त्वचा से कोई मतलब है ही नहीं। एक कटा आपका हृदय में, दायां निलय हृदय का ही भाग है तो ये भी गया। पाचन अंग से कोई मतलब नहीं। तो फेफड़ा में याद रखना, दायां अलिंद, दायां निलय के बाद अशुद्ध रक्त तुरंत पल्मोनरी धमनी के माध्यम से पहुंचता है फेफड़े में, और फेफड़े में आई जाती है हमेशा ऑक्सीजन, मतलब वायु होती है यहीं पर, फेफड़े में ही रक्त का शुद्धिकरण होगा। एक प्रश्न हमेशा अपवाद में रहा है, अगर आप पूछेंगे कि फेफड़े का वृक्क का कार्य बताइए तो कहते हैं रक्त का शुद्धिकरण वृक्क में होता है। नहीं, याद रखिएगा, वृक्क में रक्त का फिल्ट्रेशन होता है, रक्त का छनन होता है, जबकि हृदय में रक्त का शुद्धिकरण होता है। क्यों? क्योंकि हृदय में ही जब दाएं निलय से पल्मोनरी धमनी अशुद्ध रक्त को लेके जाती है फेफड़े में, तो फेफड़े में आया हुआ होता है श्वसन से शुद्ध ऑक्सीजन, और जहां शुद्ध ऑक्सीजन मिलती है फेफड़े में वहीं तुरंत रक्त का शुद्धिकरण हो जाता है। तो वृक्क में रक्त का फिल्ट्रेशन होता है और हृदय में रक्त का शुद्धिकरण होता है। तो यह दाएं निलय के बाद रक्त कहाँ जाता है? फेफड़ा में। 10वां प्रश्न है, रक्त आधान मतलब जिसको बोलते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन, रक्त को देना, कौन सा रक्त वर्ग सर्वग्राही है? देखिए, कार्ल एंड स्टीनर ने बताया कि जो हर एक जीवधारियों में जो रक्त वर्ग हैं वो सब में अलग अलग प्रकार के होते हैं, और रक्त वर्ग की संख्या कितनी होती है? 4, ए बी और ओ। डी कैस्टिलो और स्टूलरिन ने चौथे रक्त वर्ग की खोज बाद में किया था। तो शुरू के जो थे 3 अंग्रेजी के अल्फाबेट से थे, लेकिन जब चौथा खोजा गया तो इसको शून्य रक्त वर्ग भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने ऐसे दे दिया, और वो भी ऐसे बनता है, तो इसको आप ओ शून्य या शून्य रक्त वर्ग या ओ रक्त वर्ग आप कह सकते हैं। तो इसमें कह रहा है कि सर्वग्राही मतलब ऐसा रक्त वर्ग जो हर एक जीवधारी का रक्त ग्रहण कर सके उसे बोलते हैं सर्वग्राही, और जो हर एक व्यक्ति को अपना रक्त दे सके वो होता है सर्वोदाता, देने वाला दाता और ग्रहण करने वाला ग्राही। तो भैया सर्वग्राही ऑप्शन है ए बी ओ बी। तो बताइए, ओ तो होता है हमेशा, ओ याद रखना, ओ हमेशा है सर्वदाता, और सर्वग्राही कौन सा बचा भैया? तो ए बी ही होता है सर्वग्राही, ए बी सर्वग्राही और ओ सर्वदाता। ठीक है, याद रखिएगा। 11 नंबर प्रश्न है, रक्त में प्लाज्मा की प्रतिशत मात्रा होती है 20%, 40%, 60% और 80%। याद रखना, प्लाज्मा की बात कह रहा है, और प्लाज्मा होता है रक्त में, प्लाज्मा रक्त का लगभग 55 से 60% भाग बनाती है, और रक्त कणिकाएं 40 से 45% भाग बनाती हैं। तो रक्त में जो प्लाज्मा की मात्रा होती है, देखिए, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का 7% होता है रक्त, मतलब एक 100 kg के व्यक्ति में 7% उसके शरीर का निर्माण होता है ब्लड से, और उस रक्त में लगभग रक्त का 55 से 60% भाग
बनाती है कौन? प्लाज्मा। ठीक है, और इसके बाद 40 से 45% भाग कौन बनाता है? ये बनाती हैं रक्त कणिकाएं, ब्लड वेसल्स, रक्त कणिका बनाती हैं। तो इसमें ऑप्शन देखिए 20 है, 40 है, 60 है, 80 है, तो ऑप्शन कौन सा रहेगा? रक्त में प्लाज्मा की जो प्रतिशत मात्रा होती है कितनी होती है? 60%। अगला प्रश्न है, रक्त में रक्त आधान में कौन सा रक्त वर्ग सर्वदाता? ऐसी बात ऊपर हो चुकी है, वो हमेशा क्या है? सर्वदाता है, और ए भी क्या है? सर्वग्राही है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, 13वां प्रश्न है, शुद्ध रक्त बहता है। अब बात समझिएगा, दायां अलिंद, दायां निलय, दायां निलय से पल्मोनरी धमनी रक्त को ले जाती है फेफड़े में, फेफड़े में शुद्ध करने के बाद फिर पल्मोनरी सिरा आती है, अब पल्मोनरी सिरा फिर बाएं अलिंद में ले जाती है, फिर बाएं अलिंद फिर बाएं निलय में जाता है, वहां से लगी होती हैं बहुत सारी महाधमनियां, और हर एक शरीर के हर एक अंगों में पहुंचा देती हैं। तो कह रहा है इसमें शुद्ध रक्त बहता है। पहला ऑप्शन है फुफ्फुस धमनी में, पश्च महाशिरा में, अग्र महाशिरा में और फुफ्फुस शिरा में। देखिए, ये आप जानते हैं कि रक्त शरीर में ऐसी नलिकाएं होती हैं, जैसे अगर हम लोग खेतों में कभी पानी लगाते हैं तो पाइप के माध्यम से लगाते हैं, या किसी नाली के माध्यम से लगाते हैं, तो नाली हमारा माध्यम है, पाइप हमारा माध्यम है, उसी पाइप से जल बहता है। तो वैसे आप समझिएगा मानव शरीर में ब्लड कैसे बहता है? शरीर में पाई जाने वाली कुछ ऐसी नलिकाएं होती हैं जिसमें रक्त का प्रवाह होता है, रक्त प्रवाहित होता है, रक्त बहता है, रक्त का फ्लो होता है, उसे कहा जाता है रक्त नलिकाएं या रक्त वाहिनियां। और मानव शरीर में रक्त वाहिनियां मुख्यतः दो हैं, एक है धमनी और दूसरी है सिरा। एक चीज याद रखना आप, एक आर्टरीज है, दूसरी वेन्स है। धमनी में हमेशा शुद्ध रक्त बहता है और सिरा में हमेशा अशुद्ध रक्त बहता है, लेकिन इसमें अपवाद तो हर एक जगह है। तो इसमें एक अपवाद ये मिलता है, बात समझिएगा, सभी धमनी में शुद्ध रक्त बहता है, लेकिन और सभी सिरा में अशुद्ध रक्त बहता है। लेकिन एक ऐसी धमनी है जिसको बोलते हैं पल्मोनरी धमनी, या इसी को कहा जाता है फुफ्फुस धमनी। भैया इसमें हमेशा कैसा रक्त बहता है? अशुद्ध रक्त बहता है। तो ये क्या है? अपवाद है। ठीक है, ये अपवाद है। अगर पूछा जाए कि ऐसी धमनी या ऐसी फुफ्फुस धमनी का नाम बताइए, या ऐसी धमनी का नाम बताइए जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है। सभी धमनी में शुद्ध रक्त बहता है, लेकिन फुफ्फुस धमनी या पल्मोनरी धमनी में हमेशा अशुद्ध रक्त बहता है, तो अपवाद है। सभी सिरा में अशुद्ध रक्त बहता है, लेकिन एक ऐसी सिरा है जिसमें हमेशा बहता है शुद्ध रक्त। वो कौन सी है? नामों से मिलता जुलता है, पल्मोनरी सिरा, या इसी को बोलते हैं फुफ्फुस सिरा। ये ऐसी सिरा है जिसमें हमेशा कैसा रक्त बहता है? शुद्ध रक्त बहता है। तो ऑप्शन रहा शुद्ध रक्त बहता है, फुफ्फुस धमनी में नहीं, अशुद्ध रक्त बहता है। सभी धमनी में शुद्ध रक्त बहता है, लेकिन फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध रक्त। पश्चमाशिरा अग्रमाशिरा से मतलब ही नहीं, क्योंकि रक्त को लेके आती हैं। और फुफ्फुस सिरा या पल्मोनरी सिरा में कैसा रक्त बहता है? याद रखिएगा इसे, इसमें कैसा रक्त बहता है? शुद्ध रक्त बहता है। 14 नंबर क्वेश्चन है, रक्त दाब मापक यंत्र है थर्मामीटर, ये तो शरीर का तापमान मापता है। बैरोमीटर ये वायु दाब मापता है। कैलोरीमीटर ये ऊर्जा जो कितनी शरीर में उपस्थित है, ऊर्जा मात्रक है, ऊर्जा मापने वाला। ऑप्शन डी है स्फिग्मोमैनोमीटर, इसको ऐसे लिख सकते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर। ये होता है रक्त दाब मापक यंत्र, याद रखिएगा। तो रक्त दाब मापने के लिए हमेशा स्फिग्मोमैनोमीटर याद यूज किया जाता है। और कभी याद रखना, अगर हृदय स्पंदन जिसको बोलते हैं दिल की धड़कन, अगर आपको दिल की धड़कन मापना है तो आप देखते होंगे डॉक्टर की पहचान है अपने
पास एक लिए रहते हैं क्या, आला, आला उसे बोलते हैं, इसी को बोलते हैं स्टेथोस्कोप। इसी को बोला जाता है स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप हृदय स्पंदन, दिल की धड़कन के लिए हमेशा स्टेथोस्कोप या आला यूज करते हैं, लेकिन रक्तचाप के लिए स्फिग्नोमैनोमीटर। अगला प्रश्न है फुफ्फुस, मतलब फुफ्फुस से ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाती है दायां लीड, फिर पल्मोनरी धमनी अशुद्ध ले गई फेफड़े में शुद्ध हुआ रक्त, फिर पल्मोनरी सिरा आई ले गई बाएं अलिंद में, फिर बाएं अलिंद के बाद बाएं नीले में, फिर वहां से बहुत सारी महाशिराएं लगी होती है, शरीर के हर एक अंग में लेके जाती हैं। ठीक है, तो फुफ्फुस मतलब फेफड़े से ऑक्सीजन युक्त मतलब शुद्ध रक्त को कौन लेके जाती है, फुफ्फुस धमनी। अभी आपसे बताए ये हमेशा अशुद्ध रक्त बहता है इसमें, तो फुफ्फुस धमनी बाएं अलिंद को नहीं हो सकता है, याद रखना, क्योंकि फुफ्फुस धमनी हमेशा दाएं नीले और फेफड़े के मध्य पाई जाती है। फुफ्फुस सिरा दाहिने अलिंद में नहीं, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि फुफ्फुस सिरा होती है हमेशा कहाँ, फेफड़े और बाएं अलिंद के बीच में। अगला प्रश्न है इसमें, आगे प्रश्न है फुफ्फुस सिरा बाएं अलिंद को, फुफ्फुस धमनी दाएं अलिंद को, दाएं से कोई मतलब नहीं निकलता, तो फुफ्फुस सिरा बाएं अलिंद, क्योंकि फुफ्फुस सिरा एक ऐसी सिरा है, इसी का नाम पल्मोनरी सिरा है, जिसमें हमेशा शुद्ध रक्त बहता है। तो याद रखना भैया, ऑप्शन कौन सा रहा, ऑप्शन सी। चलिए ये रहा वो विकल्पी प्रश्न। अब बात करते हैं थोड़े लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में, जिसमें पहला क्वेश्चन है श्वसन किसे कहते हैं, मनुष्य के श्वसन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। चलिए इसकी बात करते हैं। तो भैया हेडिंग डालना पड़ेगा, मनुष्य के श्वसन तंत्र का सचित्र वर्णन, ये हेडिंग रहेगी। और इसमें भी पहला नंबर आपको बताना पड़ेगा श्वसन के बारे में, श्वसन किसे कहते हैं। तो पहले आपसे बताया गया कि श्वसन को ही बोलते हैं क्या, रिस्पायरेशन। अभी आपसे कहा गया था भोज्य पदार्थों का ऑक्सीजन की उपस्थिति में जैविक ऑक्सीकरण के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा का मुक्त होना ही कहलाता है श्वसन। तो सीधा सी बात याद रखिए, तो इसमें भैया ध्यान से याद रखिएगा, तो श्वसन और भैया सांस लेना दोनों अलग अलग हैं, याद रखिएगा। इसमें श्वसन को बोलते हैं रिस्पायरेशन और सांस लेना को बोला जाता है ब्रीथिंग। तो श्वसन भैया लिखते हैं सीधा C6H12O6 प्लस O2, 6O2 होता है, और बनता क्या है 6CO2 प्लस 6H2O और 673 किलो कैलोरी ऊर्जा। परिभाषा भोज्य पदार्थों का या ग्लूकोज का या कार्बोहाइड्रेट का, तो भोज्य पदार्थों का ऑक्सीजन की उपस्थिति में जैविक ऑक्सीकरण के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा का मुक्त होना ही कहलाता है श्वसन। और श्वसन की क्रिया में सहायक अंगों को श्वसन अंग कहते हैं, और श्वसन अंगों के समूह को श्वसन तंत्र कहते हैं। इतना आपको लिखना पड़ेगा। हेडिंग रहेगी मनुष्य के श्वसन तंत्र का सचित्र वर्णन, हेडिंग पड़ेगी श्वसन। भोज्य पदार्थों का ऑक्सीजन की उपस्थिति में जैविक ऑक्सीकरण के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा का मुक्त होना ही कहलाता है
श्वसन, श्वसन की क्रिया में सहायक अंगों को श्वसन अंग और श्वसन अंगों के समूह को श्वसन तंत्र कहा जाता है। ये रहा रिएक्शन, याद रखना पड़ेगा श्वसन का समीकरण, ठीक है। इसके बाद मनुष्य के श्वसन, आगे लिखना पड़ेगा, मनुष्य के श्वसन तंत्र के अंतर्गत, मनुष्य के श्वसन अंग के अंतर्गत निम्न अंग आते हैं, ठीक है। मनुष्य के श्वसन तंत्र के अंतर्गत, तो श्वसन तंत्र के, इसको ऐसे लिख सकते हैं नई लाइन से, मनुष्य के श्वसन तंत्र के अंतर्गत निम्न अंग आते हैं। चलिए जल्दी बात करते हैं। पहला नंबर इसमें आपकी हेडिंग डाल सकते हैं, फिर आप पहले नाम लिख लीजिए, नासिका, नासा छिद्र, तीसरा नासा गुहा, फिर चौथा ग्रसनी, फिर पांचवा कंठ, लैरिंक्स से बोलते हैं, फिर श्वास नली, फिर श्वसनिकाएं, ठीक है, फिर फेफड़ा, और लास्ट में होता है, नहीं आगे बोल भी सकते हैं आप, वो भी क्या 10 नंबर बोल सकते हैं, डायाफ्राम। ये होते हैं, इतना चीज आपको बताना है, सब सिंपल है, आप बात समझिएगा। चलिए पहला बात करते हैं नासिका के बारे में, ठीक है। तो पहली हेडिंग इसमें डालना पड़ेगा नासिका, जिसको बोलते हैं नोज। नासिका की बात करें तो यह श्वसन तंत्र का प्राथमिक अंग है, लिखना पड़ेगा, हम थोड़ा सा कर लिखते हैं, यह श्वसन तंत्र का या श्वसन अंग का पहला अंग है, यह श्वसन तंत्र का पहला या प्राथमिक अंग है। लिखने में ज्यादा टाइम जाएगा तो आप बात समझिए, यह श्वसन तंत्र का प्राथमिक या पहला अंग है, जो देखते होंगे ये नासिका है, ये यहाँ पे 2 छिद्र हैं, यही है नासा छिद्र। तो मनुष्य की जो नासिका है ये श्वसन तंत्र का पहला अंग है, जो 2 नासा छिद्रों द्वारा, जो 2 नासा छिद्रों द्वारा कहाँ खुलती है, बाह्य वातावरण में, जो 2 नासा छिद्रों द्वारा बाह्य या बाहरी वातावरण में खुलती है, ठीक है। ये रहा आपका, तो श्वसन तंत्र का प्राथमिक अंग किसे बोलते हैं, नासिका को बोलते हैं, जो 2 नासा छिद्रों द्वारा बाहरी वातावरण में खुलती है, ठीक है। ये रहा आपका। इसके बाद दूसरा नंबर कौन है, नासा छिद्र। दूसरी परिभाषा समझिएगा, नासा छिद्र दूसरी हेडिंग पड़ेगी कौन सी, दूसरी हेडिंग पड़ेगी नासा छिद्र, है छोटा छोटा समझिएगा, इसको बोलते हैं नोजल पोर, पोर माने छिद्र होता है। तो नासा छिद्र, नासा माने नासिका, छिद्र माने छिद्र, खाली स्थान। नासिका में पाए जाने वाले छिद्र को, नासिका में पाए जाने वाले छिद्र को नासा छिद्र कहते हैं, काम खत्म। अगला नंबर, नासिका में पाए जाने वाले छिद्र को नासा छिद्र कहते हैं। अगला नंबर किसकी बारी है, नासा गुहा की बारी है। चलिए थर्ड नंबर है नासा गुहा, ठीक है, इसको बोलते हैं नोजल कैविटी। देखिए तो गुहा मीन्स होता है गुहा। अब नासिका प्रथम अंग, जो छिद्र मिला नासा छिद्र, अब नाक के अंदर चलना है, नाक के अंदर चलना मतलब उसमें घुसना नहीं, समझिएगा। कैविटी मीन्स होती है गुहा, तो गुहा में समझिएगा गुफा, जैसे जहां शेर रहता है तो गुफा में रहता है, तो खाली स्थान में ही रहेगा। तो नासिका में, नासिका के अंदर नासिका रही, नासिका बाद नासा छिद्र रहा, तो नासा जो छिद्र होता है उसके बाद जो भाग होता है उसे बोलते हैं नासा गुहा। तो यह कह सकते हैं, यह नासा छिद्र या नासा छिद्र के अंतिम भाग से जुड़ी होती है,
कभी आप नासिका के अंदर अगर स्ट्रक्चर देखिए तो अंदर जो नासा गुहा होती है थोड़ा घुमावदार, तो घुमावदार हड्डियों से बनी होती है, सीधी नहीं होती, थोड़ा घुमाव होती है, ठीक है। या नासा छिद्र के अंतिम भाग से जुड़ी घुमावदार अस्थियों, अस्थि मतलब होता है हड्डी, अस्थियों से बनी संरचना होती है। अब देखिए इसी नासा गुहा के अंदर क्या होते हैं, रोए पाए जाते हैं, और नासा गुहा के आंतरिक लेयर में एक श्लेष्मिक परत होती है। बात समझिएगा, इसमें आप सोचते हो नासिका के अंदर बाल क्यों है, इसका होना जरूरी है क्योंकि वायुमंडल में बहुत सारी धूल जलवाष्प बहुत सारे होते हैं, धूल कण होते हैं, तो ये सब चीजें जब वायु ग्रहण करते हैं तो ये धूल कण नासिका से होते हुए कभी कभी शरीर में, अगर ये बाल ना रहें तो धूल कण नासिका से सीधे चले जाएंगे फेफड़े में, तो आपको एलर्जी भी हो सकती है। तो जब ये जो बाल होते हैं, जो रोए होते हैं बाल के, इन्हीं से धूल कण उलझ जाते हैं, इन्हीं से रोक लिए जाते हैं, और नासिका के अंदर, नासा गुहा के अंदर श्लेष्मिक परत से निकलता है श्लेष्मिक पदार्थ। और अगर वायु गर्मी के समय में टेम्परेचर देखिए 40 से 42-43 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, लेकिन बॉडी टेम्परेचर ह्यूमन का वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो बाहर जाए जितनी भी वायु गर्म हो, जब अंदर जाती है तो नासा गुहा में जो श्लेष्मिक परत होती है वहां से निकलता श्लेष्मिक पदार्थ, वो क्या करता है, वायु के तापमान को शरीर के तापमान के बराबर कर देता है, वायु गर्म से नरम हो जाती है। तो इसके बाद फिर आपकी जो वायु है वो धीरे धीरे अन्य अंगों से, श्वसन अंगों से फेफड़े में जाती है। तो नासा छिद्र के अंतिम भाग से जुड़ी घुमावदार अस्थियों से बनी संरचना क्या होती है, नासा गुहा होती है। और इस नासा गुहा के आंतरिक सतह में रोए एवं श्लेष्मिक परत पाई जाती है, जिसमें क्या कह सकते हैं, जिसमें मतलब रोए से, जिसमें धूल कण रोए से उलझ जाते हैं, रोए से उलझ या फंस जाते हैं, आप कह सकते हैं रोए से उलझ जाते हैं या रोए से फंस जाते हैं, तथा श्लेष्मिक परत से श्लेष्मिक पदार्थ निकलता है जो वायु के तापमान को शरीर के तापमान के बराबर कर देता है। तो पहला नंबर थी नासिका श्वसन तंत्र का प्राथमिक अंग थी, जो दो नासा छिद्रों द्वारा बाहरी वातावरण में खुलती है। उसके बाद बारी आई नासा छिद्र की, नासिका में पाए जाने वाले छिद्र को नासा छिद्र कहते हैं। फिर बात आई नासा गुहा की, तो नासा गुहा नासा छिद्र के अंतिम भाग से जुड़ी हुई एक घुमावदार अस्थियों से बनी संरचना को बोला जाता है नासा गुहा। नासा गुहा के आंतरिक भाग में रोए और श्लेष्मिक परत पाई जाती है। रोए से वायु के साथ आए हुए धूल कण उलझ जाते हैं या चिपक जाते हैं या फंस जाते हैं, तथा श्लेष्मिक परत से श्लेष्मिक पदार्थ निकलता है जो वायु के तापमान को शरीर के तापमान के बराबर कर देता है। फिर अगला नंबर है, चौथा नंबर है ग्रसनी, जिसको कहा जाता है फायरिंग्स। ग्रसनी की बात करें तो नासा छिद्र के अंतिम भाग से नासा गुहा जुड़ी, और नासा गुहा के अंतिम भाग से जो संरचना जुड़ती है उसी को बोला जाता है ग्रसनी। तो ग्रसनी की बात करें, देखिए
ग्रसनी की अगर बात करते हैं तो नासा गुहा के, नोजल कैविटी के, नासा गुहा के अंतिम भाग से जुड़ी नलिकाकार, इसकी संरचना एक नली की जैसी होती है, तो नलिकाकार संरचना को ग्रसनी कहते हैं। और ग्रसनी में सबसे बड़ी बात यह होती है कि इसमें दो मार्ग खुलते हैं, एक श्वसन मार्ग खुलता है और दूसरा आहार नाल का, भोजन का मार्ग खुलता है, याद रखिएगा। तो इसमें श्वसन मार्ग और आहार या भोजन का मार्ग, आहार का मार्ग खुलता है, ठीक है, याद रखिएगा। आप देखते होंगे कभी कभी कंडीशन ये आती है कि अगर आप भोजन करते हुए बात करते हैं तो उस समय कभी कभी भोजन का जो कण होता है वो श्वसन मार्ग में चला आता है, और श्वसन मार्ग से होते हुए फिर वो अगर ज़्यादा फिर छींक आती है, और छींक आने के बाद कभी कभी जो भोजन का कण होता है वो नाक से आउट हो जाता है। इस कंडीशन में याद रखिएगा, क्योंकि जो ग्रसनी होती है इसमें श्वसन मार्ग और आहार मतलब भोजन मार्ग दोनों खुलते हैं। तो अगर बनाया जाए छोटे से तरीके से, समझिए, ये है, समझ लीजिए ये है श्वसन मार्ग और ये है भोजन का, ये भोजन मार्ग है। यहाँ पे एक आइजोलाइट डिवाइडर का काम होता है, ठीक है। तो जब भोजन आता है तो यहाँ पे जो एक ढक्कन लगा होता है और इसका संबंध होता है ब्रेन से, क्योंकि ब्रेन ही सब चीज़ बताता है कि अगर श्वसन ग्रहण कर रहे, मतलब आप ऑक्सीजन मतलब श्वसन कर रहे हैं, तो उस समय ये जो ढक्कन होता है ये भोजन के मार्ग को बंद कर देता है, फिर ऑक्सीजन गैस चली जाती है श्वसन मार्गों से होते हुए फेफड़े के कुपिका में। लेकिन जब भोजन ग्रहण करते रहते हैं तब ये श्वसन के मार्ग को बंद कर देती है, तो भोजन का जो कण होता है वो चला जाता है आहार नाल के मार्ग में। लेकिन कभी कभी क्या होता है, अगर हम लोग कभी कभी भोजन करते समय अगर बात करते हैं तो उस समय, जैसे आप लोग, हम लोग की कहावत है कि हिचकी आ रही, हिचकी कारण नहीं है, आप बात समझिए। जब भोजन ग्रहण किया जाता है तो उस समय इस ढक्कन पर जो कंट्रोल होता है वो ब्रेन का होता है। तो जब भोजन ग्रहण कर रहे हैं और बात कर रहे हैं तो उस समय होता क्या है, ब्रेन ये डिसाइड नहीं कर पाता है, वो पूछता है कि इसको भोजन के मार्ग में भेजना है कि श्वसन के मार्ग में भेजना है, तो वही डिसाइड नहीं हो पाता है। तो क्या होता है, जो भोजन का कण होता है वो भोजन के मार्ग में न जा करके वो पहुंच कहाँ जाता है, श्वसन के मार्ग में। और जो श्वसन के मार्ग में जैसे पहुंचता है तो नीचे से तुरंत फेफड़ा, वो फेफड़ा देखता है अरे ये इधर कहाँ से आ रहा है, तो भोजन का है मार्ग है, श्वसन मार्ग में आ गया है। तो क्या करता है, वो प्रेस करता है, वो तेजी से जब प्रेस करता है तो वही आती है हिचकी। जब और ये फेफड़ा तब तक उसको प्रेस करता है जब तक भोजन का कण सीधा से रिवर्स होकर के फिर से आ ना जाए कहाँ पे, इस आहार नाल में, और आहार नाल से फिर ये ढक्कन बंद होता है, फिर ये भोजन के मार्ग में आता है। हम लोग कहावत है कि हमें कोई याद कर रहा था इसलिए आती हिचकी, जबकि उल्टा है, हम कहीं और खोए हैं और किसी के और बारे में सोच रहे हैं, तो इस समय डिसाइड नहीं हो पाता है कि भोजन के मार्ग को कहाँ जाना है। तो याद रखना भैया, श्वसन मार्ग और आहार मार्ग कहाँ खुलते हैं, ग्रसनी में। अगला नंबर है 5वां, ग्रसनी के बाद है कंठ, जिसको कहा जाता है लैरिंग्स। लैरिंग्स इसी को कहा जाता है स्वर यंत्र, ठीक है, इसी को बोलते हैं ध्वनि उत्पादक यंत्र, ठीक है। तो लैरिंग्स की बात करते हैं, देखिए ऊपर है ग्रसनी और नीचे इसके बाद आएगा नाम किसका, श्वास नली। तो श्वास नली और ग्रसनी के बीच में एक उपास्थि से बना जो भाग होता है उसी को कहा जाता है कंठ। लैरिंग्स किसे कहते हैं, जैसे आप संगीत में सुनते होंगे लैरिंग्स, जिसको बोलते हैं लिरिक्स, तो बात वही समझिएगा। तो कंठ उसे कहा जाता है जो ग्रसनी और श्वास नली के बीच स्थित होता है और बना होता है उपास्थियों से। तो ग्रसनी तथा श्वास नली के मध्य उपास्थि से बना, किससे,
उपास्थि से बना होता है। देखिए उपास्थि और अस्थि में सबसे बड़ा अंतर होता है, हड्डी मजबूत होती है और उसमें लचक नहीं होती, लेकिन उपास्थियों में लचक होती है। जैसे एक कान का ये जो भाग है ये उपास्थि से बना है, तो अगर इस पर ज़्यादा प्रेस करते हैं तब ये टूटेगी नहीं, हल्की चोट आएगी अगर ज़्यादा तेज इस पर प्रेस करते हैं, लेकिन हड्डी पर अगर आप प्रेस करते हो तो टूट सकती है। तो जो उपास्थि से बनी ग्रसनी और श्वासनली के बीच जो उपास्थि से बना जो भाग है उसी को बोलते हैं कंठ। और इस कंठ में दो सफेद रंग के दो सफेद रज्जु पाए जाते हैं रस्सी के जैसे, जिन्हें कहा जाता है वाक रज्जु या स्वर रज्जु। ठीक है, जैसे आप एक स्प्रिंग लीजिए, उस पर प्रेस करके छोड़ दीजिए तो देखिए कुछ आवाज करेगी कंपन करके, तो वैसे ही जब वायु कहाँ पहुँचती है, कंठ में जब पहुँचती है तो वहाँ दो सफेद धागे नुमा एक रस्सी होती है, और उन रस्सियों पर जब एयर पड़ती है तो यहाँ कंपन उत्पन्न होता है, और इसी कंपन उत्पन्न होने के कारण जब कंपन उत्पन्न होता है तो वही निकलती है ध्वनि। तो ध्वनि कहाँ से निकलती है, कंठ से, इसलिए कंठ को कहा जाता है ध्वनि उत्पादक यंत्र या स्वर यंत्र। ठीक है, और इसी कंठ के ऊपर जो आपने नाम सुना होगा छोटे बच्चों की घाटी पलट गई है, इसी कंठ के ऊपर एक ढक्कन होता है जिसको बोला जाता है घाटी ढक्कन। तो ये रहा कंठ तक। इसके बाद बात करते हैं तो 5 तक बात हो गई, आगे बात करते हैं 6 नंबर में। कंठ के बाद बारी है श्वास नली, इसको बोलते हैं ट्रैकिया। श्वास नली की बात करें, देखिए श्वास नली, नली माने नलिकाकार, किसके बाद नासिका है, फिर नासा छिद्र है, फिर नासा गुहा है, फिर ग्रसनी है, फिर कंठ है, इसके बाद श्वास नली है। तो भैया किसके अंतिम भाग से, कंठ के, लैरिंग्स के या कंठ के अंतिम भाग से, जो अंतिम भाग से जुड़ी, इसके नाम में इसकी परिभाषा है, कैसे है, नलिकाकार है। ठीक है, श्वसन अंग है तो सांस मतलब ऑक्सीजन को ले आने का काम करी है, तो कंठ के अंतिम भाग से जुड़ी नलिकाकार ये लगभग होती है 20 से 25 सेंटीमीटर, लगभग आपकी नलिकाकार 20 से 25 सेंटीमीटर एक नलिकाकार संरचना होती है। और इसके आंतरिक, जैसे ये रही श्वास नली, तो इसके आंतरिक सतह पर श्लेष्मिक परत पाई जाती है, और इसी श्लेष्मिक परत से निकलता श्लेष्मिक पदार्थ। देखिए अगर इसमें श्लेष्मिक पदार्थ नहीं होगा तो जो वायु आती है, अगर वो ज़्यादा अभी भी अगर हल्की से उसमें गर्म है तो क्या करती है, यहाँ से जो श्लेष्मिक पदार्थ करता है क्या है, उस गर्म वायु को फिर से नरम कर देता है, क्योंकि कूपिका तक, फेफड़े तक वायु को एकदम नरम लेके जाना है, थोड़ा भी गर्म नहीं, क्योंकि अगर गर्म जाती है वायु फेफड़े में डायरेक्टली तो हार्मफुल कर देगी, हानिकारक होगा ये श्वसन अंगों के लिए। तो एक कंठ के अंतिम भाग से जुड़ी नलिकाकार 20 से 25 सेंटीमीटर संरचना को श्वास नली कहते हैं, और इसके आंतरिक भाग में श्लेष्मिक पदार्थ या श्लेष्मिक परत पाई जाती है, जिससे श्लेष्मिक पदार्थ निकलता है। और इसकी सबसे बड़ी बात ये होती है कि इसके ऊपर सी आकार के हल्के सी आकार के छल्ले लगे होते हैं। जैसे आप देखते होंगे घरों में कभी वायरिंग होती है तो एक सी आकार का हल्का सा लगता है, क्यों, क्योंकि वो पकड़ बनाता है। उसी प्रकार इसी श्वास नली के ऊपर सी आकार के हल्के छल्ले लगे होते हैं। इसका कारण ये है कि अगर जब मान लीजिए आप कभी कुछ समय के लिए जैसे योगा कर रहे हैं तो उस समय आप सांस को रोक देते हैं, तो उस समय ये आपस में चिपक न जाए, क्योंकि श्लेष्मिक पदार्थ भी है तो ये आपस में चिपक जाएगी, तो आप चाहे जितना एयर खींचेंगे फिर वो हटेगी नहीं। तो कारण यही है, जो सी आकार के छल्ले होते हैं इसको वायु की अनुपस्थिति, वायु की कमी होने पर आपस में चिपकने से रोकते हैं। ठीक है, सी आकार के जो छल्ले होते हैं, तो सी आकार के छल्ले कहाँ होते हैं, श्वास नली पर, जो वायु की अनुपस्थिति में इसे आपस में चिपकने से रोकते हैं, याद रखिएगा। चिपकने से रोकते हैं। यह श्वास नली रही। 7वां नंबर है, श्वास नली के बाद है श्वसनिकाएं। देखिए श्वसनिकाएं की बात करें तो जो श्वास नली होती है फिर से कई भागों में बढ़ती है। जैसे
हल्का से अगर बनाया जाए ये होता है कंठ और ये संरचना होती है, ये है कंठ, ये है श्वास नली। देखा जाए तो श्वास नली फिर से बटी है और चली गई है राइट लंग्स में और ये है लेफ्ट लंग्स। तो कंठ के बाद है श्वास नली और श्वास नली फिर से बटी है दाएं और बाएं, दो भागों में बटकर चली गई है दाएं और बाएं फेफड़े में। तो बात याद रखिएगा, श्वसनिकाएं की बात करें तो श्वास नली विभाजित होकर के, श्वास नली विभाजित होकर के दाएं एवं बाएं श्वसनिकाओं का निर्माण करती है, ठीक है। ये रहा श्वसनिकाएं। और देखा जाए तो श्वसनिकाएं फिर से बढ़ती हैं कई भागों में, ये फिर से कई भागों में बढ़ करके संरचनाएं बना देती हैं, एक जालनुमा संरचना बनाती है। तो आगे श्वसनिकाएं पुनः विभाजित होकर के प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक श्वसनिकाओं का निर्माण करती हैं। श्वास नली विभाजित होकर के बाएं और दाएं श्वसनिकाओं का निर्माण करती है और श्वसनिकाएं पुनः प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक श्वसनिकाओं का निर्माण करती हैं। ये रहा आपका श्वसनिकाएं के बारे में। अगला नंबर है, अब देखिए बारी है किसकी, फेफड़े की। 7 नंबर हो गया। 8वां नंबर है, 8 नंबर है फेफड़ा। फेफड़े की बात ऊपर हो भी चुकी है, इसको बोलते हैं लंग्स, इसी को कहा जाता है उर्दू में फुफ्फुस, ठीक है। चलिए, तो अगर फेफड़ा की बात करें तो ये फेफड़ा जो होता है मनुष्य का, ये श्वसन का या मनुष्य के श्वसन तंत्र का या श्वसन अंग का, श्वसन तंत्र का प्रमुख अंग है। श्वसन तंत्र का प्रमुख अंग कौन होता है, फेफड़ा। भैया इसकी संख्या कितनी होती है, 1 जोड़ी अर्थात 2 होती है। जो फेफड़ा होता है, देखा जाए तो ये जो फेफड़ा है, इस फेफड़े के चारों तरफ एक लेयर पाई जाती है। फेफड़े के चारों तरफ पाई जाने वाली परत को बोलते हैं तो फेफड़े के चारों तरफ ये जो परत पाई जाती है उसको बोलते हैं प्लूरल परत या आप फुफ्फुस परत बोलते हैं। ये परत रही। इसके बाद और मनुष्य का फेफड़ा जिस कैविटी में, जिस गुहा में पाया जाता है उसे कहा जाता है फुफ्फुस या प्लूरल गुहा। फेफड़े के चारों तरफ पाई जाने वाली परत को प्लूरल या फुफ्फुस परत, और मनुष्य का फेफड़ा जिस गुहा में स्थित होता है उसे प्लूरल या फुफ्फुस गुहा कहते हैं। और इसमें एक तरल पदार्थ भरा होता है फेफड़े में, और फेफड़े में पाए जाने वाले तरल पदार्थ को कहा जाता है प्लूरल द्रव, या इसी को बोलते हैं फुफ्फुस द्रव। कभी कभी आप देखते होंगे छोटे बच्चों को कहते हैं निमोनिया साइड में ये होता है, फेफड़े में कहते हैं पानी बढ़ गया। पानी बढ़ता नहीं है, पानी यही है, प्लूरल द्रव है। इसकी मात्रा जब कोई संक्रमण बैक्टीरिया या वायरस का होता है तो इस प्लूरल द्रव की मात्रा अधिक हो जाती है, जिससे एक रोग हो जाता है। तो प्लूरल या फुफ्फुस द्रव की अधिकता से जो एक रोग होता है उसको कहा जाता है प्लूरिएसिस, प्लूरिएसिस रोग। फेफड़े में प्लूरल द्रव मतलब पानी का बढ़ना ही इसको कहा जाता है प्लूरिएसिस रोग, ठीक है। तो ये रहा। इसके बाद फेफड़ा हो चुका। तो मनुष्य का प्रमुख श्वसन अंग कौन होता है, फेफड़ा। कितने होते हैं, 1 जोड़ी अर्थात 2 की संख्या में होते हैं। फेफड़े के पर पाई जाने वाली परत को प्लूरल परत या फुफ्फुस परत,
फेफड़ा जिस गुहा में स्थित होता है उसे प्लूरल गुहा या फुफ्फुस गुहा, और फेफड़े में उपस्थित तरल द्रव को फुफ्फुस द्रव या प्लूरल द्रव कहते हैं, और प्लूरल द्रव की अधिकता से होने वाले रोग को प्लूरियसिस रोग कहा जाता है। ठीक है, ये रहा आपका। और अगला नंबर इसी में फेफड़े के अंदर अगर देखा जाए, अगर आपने मधुमक्खी का अगर छत्ता देखा है तो एज लाइक वैसी संरचना आपको एक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा फेफड़े के अंदर। अगर एक बार से इसे बनाया जाए तो इसकी संरचना अगर आप देखेंगे तो इसकी होती है खड़कोड़ी संरचना, जैसे व्यंजन बनती है ऐसे खड़कोड़ी। मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचना फेफड़े के अंदर होती है। और अगला नंबर बारी किसकी थी? 8 नंबर के बाद 9 नंबर अगर आपको याद हो तो 9 नंबर हमने लिखा था किसकी बात? कूपिका। और इसी कूपिका को ही कहा जाता है वायुकोश। फेफड़े देखिए, मनुष्य का प्रमुख श्वसन अंग फेफड़ा है, लेकिन अगर ये पूछे कि श्वसन तंत्र के अंतर्गत उस अंग का नाम बताइए जहां वायु इकट्ठा होती है, वायु संचित होती है, तो उसे कहा जाता है कूपिका वायु कोश। वायु के संचित होने का स्थान, कोश माने खाली स्थान। तो फेफड़े में पाई जाने वाली मधुमक्खी के छत्ते, फेफड़े में पाई जाने वाली मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचना को ही कहा जाता है कूपिका। और इसकी जो संख्या होती है, एक फेफड़े में 15 करोड़, और अगर राइट साइड में 15 है तो लेफ्ट साइड में भी 15 करोड़ होगी। तो टोटल कितनी होती है? इनकी कुल संख्या कितनी? 30 करोड़ होती है, याद रखिएगा। और एक औसतन मनुष्य अपने फेफड़े में लगभग एक बार लगभग आप 5.6 लीटर वायु को भर सकते हैं। जितनी आप खींचना चाहें तो आप खींच सकते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। आप देखते होंगे कभी कभी किसी भी आप जो भर्ती होती है उसमें फेफड़ा मतलब सीना फुलाने के लिए कहा जाता है, वो आपका सीना नहीं मापते हैं, वो मापना ये चाहते हैं कि आपका जो फेफड़ा है इसकी जो वॉल्यूम है, इसका जो आयतन है वो सही है कि नहीं। तो उनके और कोई पर्पज नहीं होता। अगर आपका फेफड़ा अधिकतम कितनी उसकी क्षमता है, वॉल्यूम कितना है, वो लगभग आप एक बार में कितनी सांस खींच सकते हैं। कहा जाता है कि आप सीने को फुलाइए। सीना फुलाने का मतलब ये है कि आपकी वो वॉल्यूम तुरंत माप लेते हैं कि 5.6 मतलब आपकी वॉल्यूम फेफड़े की कितनी है। ठीक है, अगर एक चीज़ याद रखना, अगर आपको अगर पता करना है कि हमारा फेफड़ा ठीक ढंग से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो आप 45 सेकेंड तक अगर आप सांस को रोक सकते हैं, तो अगर रोक पाते हैं तो समझ लीजिए हमारा फेफड़ा एकदम सही है। नहीं, अगर नहीं रोक पाते हैं तो समझ लीजिए फेफड़ा कुछ वर्क इस प्रोसेस जो है वो कम हो रहा है। तो अपनी आप फेफड़े की क्षमता माप सकते हैं लगभग 45 सेकेंड तक अगर आप माप सकते हैं। तो अगर नहीं हो रहा है तो 1-2 बार, या फिर आप सुबह सुबह उठकर योगा करिए, फेफड़े को मजबूत रखिए। फास्ट फूड पे ज़्यादा मत जाइए, क्योंकि जो हार्ट अटैक की कंडीशन है छोटे बच्चों में ज़्यादा देखने को मिल रही है। ठीक, अगला नंबर है 9 नंबर भैया हो चुका है। 10वां नंबर है डायाफ्राम। डायाफ्राम की अगर बात करें तो इसको हिंदी में कहा जाता है तलपट। देखिए, आप देखते होंगे एक्सीडेंटल केस में कभी कभी व्यक्ति का ना हाथ टूटा ना पैर टूटा, कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन अचानक डेड हो जाता है, मृत्यु हो जाती है। कारण है इसका, समझिए, मनुष्य का जो फेफड़ा होता है वो प्रमुख श्वसन अंग है, और कूपिका के अंदर वायु संचित होती है, लेकिन श्वसन में 70%, श्वसन क्रिया में 70% जो सहायक अंग है वो डायाफ्राम है, तलपट है। क्योंकि जब आप जैसे वही सामान्य अवस्था में अगर आप सांस लेते हैं, सांस खींचते हैं तो वक्ष गुहा का आकार बढ़ जाता है और डायाफ्राम तुरंत नीचे चला जाता है, और जब सांस को छोड़ते हैं तो वक्ष गुहा अपने सामान्य स्थिति पे आ जाता है और डायाफ्राम तुरंत ऊपर हो जाता है। तो श्वसन क्रिया में 70% सहायता करता है कौन? डायाफ्राम। आप समझिए। अब आप सोच रहे होंगे अगर ऐसी बात है तो जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं तो उनमें कौन काम करता है फिर? क्योंकि उनके समय में जो पेट होता है वो पूरा कवर कर लेता है एक चाइल्ड, तब उसमें जो श्वसन की क्रिया होती है वो होती है, उनमें हेल्प करने लगता है उनकी पसलियाँ।
तो जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती है उनमें श्वसन क्रिया में उनकी पसलियां काम करने लगती हैं, और लेकिन हम लोगों में सामान्य अवस्था में डायाफ्राम इस 70% सहायता करता है श्वसन क्रिया में। हाँ, तो एक्सीडेंटल केस में कभी आप फिल्मों में देखते होंगे, एक तल्ले दो तल्ले से व्यक्ति गिरता है और थोड़ा से थोड़ा तिरछा हुआ और फिल्मों में दिखाते हैं मर गया, मतलब उसका डायाफ्राम टूट गया। अगर आप किसी जानवर को मारते हैं, कभी जानवर पर दया करिए, जानवर को मारा वारा नहीं जाता, क्योंकि वो भी है, हम तो अपना दर्द बयां कर सकते हैं जुबान के माध्यम से, वो तो बोल भी नहीं सकते हैं। तो जितने भी छोटे छोटे जीव जंतु हैं उन पर सब आप रहम करिए, उनका देख रेख करिए। तो आप देखते हो अगर कभी आप कुत्ते को मार दीजिए, चोट पहुंचाइए, तो देखिए वो लंबे समय तक बोलता रहता है, मतलब आवाज करते रहते हैं, तो आप समझ जाइए उनके डायाफ्राम में चोट लगी है, क्योंकि डायाफ्राम लगने पर हेल्प वही करता है। अगर एक्सीडेंटल केस में अगर कहीं आपका हाथ टूटा है ना पैर टूटा, कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन आपकी अचानक डेथ हो जाती है, तो आप समझ जाइए डायाफ्राम डैमेज है। अगर डायाफ्राम टूट गया तो कोई भी आपको बचा नहीं सकता। क्यों? अगर डायाफ्राम टूट गया है तो आप चाहे जितनी तेजी से सांस खींचिए नीचे जा भी नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो जकड़ लिया है, डायाफ्राम डैमेज हो गया तो आप श्वसन क्रिया में सहायता नहीं कर पाएगा, याद रखिएगा। तो याद रखना, जो डायाफ्राम होता है या भी अस्थियों और उपास्थियों से या अस्थियों और उपास्थियों से बना हुआ भाग होता है जो श्वसन क्रिया में 70% सहायता करता है। ये रहा मनुष्य के श्वसन तंत्र का, तो ये रहा मनुष्य के श्वसन तंत्र का सचित्र वर्णन हो चुका है। ठीक है, अब बात करते हैं आक्सीय श्वसन और अनाक्सीय श्वसन में अंतर चलते हैं। एक तरफ रहेगा, ये भैया सबसे इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। अंतर आता है आक्सीय श्वसन और अनाक्सीय श्वसन में अंतर। तो एक तरफ आक्सीय श्वसन, एक तरफ अनाक्सीय श्वसन। ठीक है भैया, आक्सीय श्वसन को ही कहा जाता है, नाम अगर चेंज हो गया तो समझ लीजिएगा, इसी को बोलते हैं वायवीय श्वसन, इसको कहा जाता है अवायवीय श्वसन। ठीक है, देखिए आक्सीय श्वसन, ऑक्सीजन माने ऑक्सीजन, ऐसा श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। अगर हम एक तरफ इधर बता रहे, इसी के जस्ट उल्टा आपको करना है, तो यह श्वसन कह सकते हैं, यह श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। ठीक है, और यह श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति में होता है। तो यह श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। दूसरा नंबर देखिए, ऑक्सीय श्वसन, ऑक्सीय श्वसन में किसका अपघटन होता है? ग्लूकोज का। ऑक्सीय श्वसन में ग्लूकोज का अपघटन तो होता है। जैसे आप एक सूखी लकड़ी लीजिए और एक गीली लकड़ी लीजिए, तो जलाएंगे तो सूखी लकड़ी पूरी तरह से जल जाएगी, लेकिन जो बची है आपकी जो गीली लकड़ी है वो जल्दी सूखे, मतलब जलेगी, पूरी तरह से नहीं जलेगी लेकिन पूरी तरह से नहीं जलेगी, तो उसको बोलते हैं अपूर्ण दहन। ठीक है, तो इसमें ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, पूरी तरह से ऑक्सीकरण, और इसमें ग्लूकोज का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, अब आप समझिए, अगर इसमें ग्लूकोज पूरी तरह से टूट गया है तो ज़्यादा एनर्जी भी देगा, उसमें टूटा तो है लेकिन कम एनर्जी दिया, तो स्वीर सी बात है कम एनर्जी देगा। तो इसमें अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है, इसमें अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। कितना भैया? 673 किलो कैलोरी ऊर्जा। भैया इसमें अगर अपूर्ण ऑक्सीकरण हुआ है ग्लूकोज का, तो स्वीर सी बात है इसमें कम ऊर्जा निकलेगी। कितनी? केवल 28 किलो कैलोरी ऊर्जा। इसमें कम मात्रा में ऊर्जा निकलती है 28 किलो कैलोरी। अब अगला बात ये उठती है कि ऑक्सीजन होता कहाँ है? तो भैया शरीर में कोशिका है, कोशिका में एक भाग होता है, इसको बोलते हैं माइटोकांड्रिया। तो यह ऑक्सीजन कोशिका के माइटोकांड्रिया भाग में संपन्न होती है। और ये भाग कहाँ होती है? कोशिका में एक भाग होता है, इसको बोलते हैं कोशिका द्रव्य। यह कोशिका के कोशिका द्रव्य भाग में संपन्न होता है। 4 अंतर हो चुके हैं। 5वां अंतर,
आपसी शोषण का में जो बनने वाला जो अंतिम उत्पाद होता है, अंतिम उत्पाद मतलब बनता क्या है, आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, इसमें अंतिम उत्पाद के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड, जल और 673 किलो कैलोरी ऊर्जा निकलती है। और इसमें अंतिम उत्पाद के रूप में इतना लिखना पड़ेगा, इसमें अंतिम उत्पाद के रूप में एथिल एल्कोहल C2H5OH, एथिल एल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और 28 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। इसमें ये रहा आपका, ठीक है। तो 5 अंतर याद रखिए, आपके लिए बहुत सारा ये बेनिफिट आपके लिए रहेगा। तो 5 अंतर है, इसको आप समझ लीजिए, ठीक है। तो जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में वो ऑक्सी है, जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ना वो अनाक्सी है। ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण, उसमें अपूर्ण, इसमें अधिक मात्रा में ऊर्जा, उसमें कम मात्रा में। ये माइटोकॉन्ड्रिया में कोशिका द्रव्य में संपन्न, इसमें अंतिम उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा है। इसमें एथिल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा है। अगर एक और जानना चाहते हैं तो श्वसन में जो ऑक्सीशोषण है यह 2 चरण में, ऑक्सीशोषण 2 चरण में होता है। एक चरण जिसको बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस या ग्लाइकोलाइसिस, और दूसरा होता है जिसको कहा जाता है ऑक्सीकरण। तो यह 2 चरण में संपन्न होता है, ग्लाइकोलिसिस और ऑक्सीकरण में। और यह भी भैया 2 चरण में, यह भी 2 चरण में पूर्ण होता है, ठीक है। ऑक्सी और अनाक्सी के पहले चरण दोनों में सेम है। पहले चरण का नाम इसमें भी ग्लाइकोलिसिस है और ऑक्सी में भी सेम है, तो ग्लाइकोलिसिस। लेकिन दूसरे चरण का नाम यहाँ क्या है, किण्वन। तो हो गया आपके। अब चलते हैं अपने लास्ट प्रश्न पे, और लास्ट प्रश्न है श्वसन और दहन में अंतर। याद रखिएगा, श्वसन और दहन में अंतर बात करते हैं। तो भैया एक तरफ श्वसन और एक तरफ दहन। चलिए, दहन में से होता है किसी फ्यूल का जलना, किसी चीज को आप जलाइए। तो श्वसन भैया आपसे बताया, श्वसन कैसी प्रक्रिया है, यह एक जैविक क्रिया इसलिए क्योंकि जीवित कोशिकाओं के अंदर होती है। तो यह एक जैविक क्रिया है। और यह भैया कैसे है, यह एक, जैसे आप किसी लकड़ी को जलाते हैं तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं, तो कैसी है, जलेगा। तो सोच सी बात है, रासायनिक क्रिया होगी, रासायनिक परिवर्तन से बोलते हैं जिसमें किसी नई चीज का निर्माण होता है। तो यह एक रासायनिक क्रिया है, ठीक है। दूसरा नंबर, इसमें क्या होता है, इसमें ऊर्जा जो होती है, इसमें ऊर्जा कई चरण में निकलती है या मुक्त होती है। इसमें ऊर्जा कई चरण में मुक्त होती है। और इसमें जो ऊर्जा होती है, किसी आप लकड़ी को जलाइए तो देखिए जितनी भी ऊष्मा होती है वो अचानक ही जल जाती है, निकल जाती है, मुक्त हो जाती है। तो इसमें ऊर्जा कई चरण में मुक्त होती है। इसमें ऊर्जा एक साथ निकलती है या प्राप्त होती है या मुक्त होती है, ठीक है। और स्वयं सी बात है, श्वसन है, जीवित कोशिकाओं के अंदर है, तो स्वयं सी बात है यह विभिन्न एंजाइमों की उपस्थिति में होती है, ठीक है। लेकिन अब दहन करना है तो इसमें शरीर कोशिका में हो भी नहीं करेगा, निर्जीव है, निर्जीव कोशिका में हो रही है, तो स्वयं सी बात है यह एंजाइम की उपस्थिति में नहीं होती है। अगले नंबर याद समझिएगा, श्वसन में क्या होता है, इसमें इस क्रिया में ऊर्जा, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें ऊर्जा, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है या प्राप्त होती है। और इसमें किसी आप लकड़ी को जलाएंगे तो स्वयं सी बात है प्रकाश और ऊष्मा प्राप्त होती है, ठीक है। तो ये अंतर रहा आपका। अब इसमें जो कुछ बचे हैं लॉन्ग क्वेश्चन बात कर लेंगे। तो आपका ये रहा सेशन, इसमें बहुत सारी बातें हुई।
इसमें बात हुई है बहुत सारे बहुविकल्पी प्रश्न के बारे में और कुछ दीर्घोत्तरीय प्रश्न के बारे में। तो आप इस सेशन से जुड़े रहिए। और अभी भी आपके जो बचे हैं सब्जेक्ट के एग्जाम होना बाकी है, बढ़िया तरीके से आप प्रिपरेशन करिए। और आप ही बताइए अभी आपको क्या आवश्यकता है किस चीज़ की। आप केपीएम लर्निंग इंस्टीट्यूट से जुड़े रहिए। फिर से मिलते हैं आपको एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।